कल्पना कीजिए, घना जंगल, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक आने से पहले डर जाए। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा और अचानक दूर से आती एक गोली की आवाज। पुलिस के 200 जवान जंगल को चारों तरफ से घेर चुके थे। सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स महीनों से ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जिस आदमी को पकड़ना है वो हर बार जंगल में ऐसे गायब हो जाता है जैसे हवा। उसकी लंबी मूछें, तेज नजर, कंधे पर AK-47, नाम कुसे मुंशी स्वामी वीरप्पन। वो सिर्फ एक डकैत नहीं था, वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, वो भारत का सबसे खतरनाक, सबसे चालाक और सबसे लंबे समय तक फरार रहने वाला अपराधी था। करीब 20 साल तक वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमाओं पर ऐसे राज करता रहा जैसे जंगल उसका अपना साम्राज्य हो। उस पर आरोप था 100 से ज्यादा लोगों की हत्या, 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार, करोड़ों रुपए की चंदन तस्करी, पुलिस अफसरों और मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण। सरकारें बदल गई, पुलिस अफसर बदल गए, लेकिन वीरप्पन नहीं बदला। सवाल यह है कि कैसे एक गरीब परिवार में जन्म लिया लड़का जंगल का सबसे बड़ा तस्कर और आतंक बन गया। कैसे वो हर बार पुलिस को चकमा देता रहा और आखिर 20 साल बाद उसका अंत कैसे हुआ। आज की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, ये कहानी है लालच, सत्ता, जंगल की राजनीति और एक से एक ऐसे इंसान की जिसने कानून को खुली चुनौती दी। तो नमस्कार, मेरा नाम शेषनाथ सिंह है। आइए कहानी को विस्तार से समझते हैं। वीरप्पन का जन्म 1952 में तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में हुआ था। यह इलाका घने जंगलों से घिरा था। गरीबी आम बात थी। छोटी उम्र से ही वीरप्पन का जंगल से गहरा रिश्ता बन गया। कहा जाता है कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने पहली बार बंदूक उठाई। उसका चाचा हाथियों का शिकार करता था। वहीं से वीरप्पन ने शिकार और जंगल में जिंदा रहने की कला सीखी। हाथियों का शिकार से चंदन की तस्कर कैसे करता था वीरप्पन। धीरे धीरे वीरप्पन ने हाथियों का शिकार शुरू किया। हाथी दांत की तस्करी से उसे पैसा मिलने लगा। फिर उसकी नजर पड़ी चंदन की लकड़ी पर। दक्षिण भारत का चंदन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद महंगा बिकता था। वीरप्पन ने जंगल में अपना गैंग बना लिया। वो पेड़ कटवाता, ट्रकों में भरवाता और सीमा पार बेच देता। कहते हैं उसने करोड़ों रुपए कमाए। साल था 1980। 1980 के दशक में पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन वीरप्पन ने जवाब में हिंसा का रास्ता चुना। उसने कई पुलिस वालों को मार गिराया। सन 1993 में एक लैंडमाइन ब्लास्ट में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यह सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक थी। अब वो सिर्फ तस्कर नहीं रहा, वो सरकार के लिए एक आतंक बन चुका था। राजकुमार जैसे लोगों की किडनैपिंग किया। जब राजकुमार की किडनैपिंग हुई तो पूरा देश हिल गया। साल था 2000। वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का अपहरण कर लिया। पूरे कर्नाटक में हड़कंप मच गया। दंगे हुए, प्रदर्शन हुए, सरकार पर दबाव बढ़ गया। 108 दिनों तक राजकुमार उसके कब्जे में रहे। आखिरकार बातचीत और कथित फिरौती के बाद उन्हें छोड़ा गया। इस घटना ने वीरप्पन को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। STF और वीरप्पन के बीच 20 साल जंग हुआ। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई। सैकड़ों ऑपरेशन हुए, जंगल में कैंप लगाए गए, इनाम घोषित हुआ 5 करोड़ रुपए। लेकिन वीरप्पन को जंगल का हर रास्ता, हर पहाड़ी, हर गुफा याद थी। वो स्थानीय गांव वालों से मदद लेता था। वो भेष बदलता था, कभी साधु बनकर, कभी गांव वाले बनकर। वो हर रात बच जाता था। साल था 2004। STF ने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन कोकून। पुलिस ने जाल बिछाया। एक मुखबिर के जरिए वीरप्पन को इलाज के बहाने बाहर बुलाया गया। 18 अक्टूबर 2004 की रात जब वो एम्बुलेंस में बैठा, STF ने उसे घेर लिया। कुछ ही मिनटों की गोलीबारी में भारत का सबसे बड़ा जंगल डकैत मारा गया। 20 साल का आतंक खत्म हो गया। सवाल जो आज भी उठते हैं, क्या वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी था या सिस्टम की नाकामी ने उसे इतना बड़ा बना दिया? कुछ लोग उसे जंगल का रॉबिन हुड कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है उसके कारण सैकड़ों परिवार उजड़ गए। वीरप्पन की कहानी हमें यह सिखाती है
जब कानून कमजोर पड़ता है, जब लालच बढ़ता है, तो एक इंसान पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है। लेकिन अंत में जंगल का राजा भी कानून से बच नहीं पाया। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।